योगी आदित्यनाथ के लिए दो मुद्दे ऐसे हैं जिसे वो हर हाल में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सीएम योगी का टारगेट है कानून व्यवस्था टाइट रहे और भ्रष्टाचार कंट्रोल किया जाए। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ जो है वो जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी सुधरी और इसकी गवाही उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। करप्शन के मुद्दे पर भी सीएम योगी काफी सख्त हैं और अब सरकारी कामकाज में करप्शन रोकने के लिए सीएम योगी ने वो फॉर्मूला लागू कर दिया जिससे भ्रष्टाचारियों की कपकपी छूट रही है। योगी सरकार सरकारी विभागों से करप्शन को खत्म करने के लिए जो काम कर रही है, पहले उसके बारे में सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा 16 घंटे के उस ट्रेलर के बारे में जिससे 2.5 लाख लोगों की धड़कनें बढ़ गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किया था, यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी। 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी देने का आदेश दिया गया। संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक लिया जाएगा, यह भी कह दिया गया। भाई योगी सरकार का आदेश क्लियर और सिंपल था कि भाई अपनी संपत्ति के बारे में बता दो, ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोक देंगे। योगी सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि तब तक बता देना है, जो बीत गई। तो जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दी, उन सभी को सीएम योगी ने छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया। यूपी सरकार ने करीब 2,44,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। ये नहीं बता रहे हैं, रोको इनकी सैलरी रोको। इन सभी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर नहीं डाला। हालांकि फैसले के 16 घंटे के बाद सरकार ने वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया। संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने और बढ़ा दी, यानी सोमवार की रात से मंगलवार की सुबह तक इन सभी कर्मचारियों की सांस अटकी रही होगी कि सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा, बाकी काम कैसे होंगे। यह है सीएम योगी के काम करने का अंदाज। एक ट्रेलर दिखा दिया, मैं उनको लगता होगा कि क्या ही करेंगे, इतने लोगों की सैलरी रोकेंगे। रोक दिया, दिखा दिया, हाय तौबा मची तो बोला कि अच्छा ठीक है ट्रेलर था, 1 महीना और दिया करके दो। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकने का नेगेटिव असर भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन योगी सरकार कोई नियम लागू करती है तो उसका पालन करवाती है। आप देखिए सरकार के आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों ने किस तरह से रिएक्ट किया। उत्तर प्रदेश में 8,46,640 सरकारी कर्मचारी है। 6,02,000 सरकारी कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी दे दी, 2,44,000 ने नहीं दी। टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने जानकारी दे दी। उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी डिटेल देने में फिसड्डी रहे। तो भाई जब 6 लाख देंगे तो 2 लाख 2.5 लाख क्यों नहीं देंगे? उनको ट्रेलर दिखा के टाइट कर दिया गया। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, उन सभी ने जानकारी नहीं देने के पीछे क्या क्या तर्क दिए हैं वो भी आपको बताता हूं। जैसे पुलिस विभाग का कहना है कि त्योहार और पुलिस भर्ती परीक्षा की वजह से संपत्ति की जानकारी नहीं दे पाए। डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर कहा कि संपत्ति की जानकारी देने के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए। इसी तरह से अन्य विभागों ने भी अपनी अपनी समस्याएं गिनाई, जिसके बाद सरकार ने संपत्ति की जानकारी देने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी कि लो बढ़ा दी, अब 2। सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति की जानकारी देने का आदेश पहली बार नहीं जारी हुआ। इससे पहले भी ऐसे आदेश जारी हो चुके हैं। साल 2010 में यूपी में मायावती की सरकार थी। मायावती ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन उस समय कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसका उल्लंघन किया। अगस्त 2023 में योगी सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया था। सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 का हवाला दिया गया। सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर 2023 तक चल अचल संपत्ति का विवरण दें। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। अब फिर से यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तरह सभी को संपत्ति की जानकारी देनी होगी। शिक्षकों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी आदेश से बाहर है। क्योंकि पहले एक्शन नहीं हुआ था तो लोगों को लगा कि नहीं होगा, प्रमोशन कई लोगों को लगा होगा कि नहीं लेंगे, जाओ। लेकिन सैलरी तो ऐसी चीज है कि वो तो अभी की जरूरत है ना। सैलरी रुकी तो सबकी सांस अटक गई। सीएम योगी नियमों और कानून को लेकर कितने सख्त हैं वो तो आपने देखा। अब आपको असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का सीरियसनेस दिखाता हूं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अब सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने असम के बरपेटा में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। यह होती है सीरियसनेस, जहां सिर्फ बातें नहीं होती, एक्शन दिखता है। असम में डिटेंशन सेंटर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
असम में कुल 6 डिटेंशन सेंटर हैं, जिसमें से 2 सेंटर कोकराझार और गोलपारा की जेल में। बाकी के 4 डिटेंशन सेंटर तेजपुर, सिलचर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट की सेंट्रल जेल में। सितंबर 2022 तक इन सभी डिटेंशन सेंटर में कुल मिलाकर 195 लोगों को डिटेन किया गया। अब इसमें 28 लोगों के नाम और जुड़ जाएंगे, जिनको डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। दरअसल असम में अवैध मतदाताओं का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसी के आधार पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा आरोप लगाते हैं कि असम में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं जो चुनाव में वोट तक देते हैं। असम का हाल यह है कि असम के सीएम ने कहा कि असम में 1,20,000 संदिग्ध वोटर हैं। इसमें से 41,583 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। असम में संदिग्ध मतदाताओं का कॉन्सेप्ट 1997 में चुनाव आयोग ने शुरू किया। इसमें वो मतदाता आते हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के सबूत नहीं होते। असम में एनआरसी के तहत 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 19 लाख आवेदकों के नाम हटाए गए। यानी एक तरफ तो हेमंता और योगी जैसे मुख्यमंत्रियों की सीरियसनेस दिखती है, सख्ती दिखती है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों का हाल देखिए। हिमाचल प्रदेश में हाल यह है कि वहां पर 3 तारीख होने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पाई, ना पेंशनधारियों की पेंशन आई है, क्योंकि हिमाचल का खजाना खाली है। रेवड़ी पॉलिटिक्स के नाम पर सत्ता तो हासिल कर ली गई, लेकिन अब सैलरी और पेंशन देने के लाले पड़े। हिमाचल प्रदेश में इस समय सरकारी कर्मचारियों में सैलरी को लेकर तनाव है, क्योंकि 3 तारीख होने के बाद भी सैलरी नहीं बढ़ी है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि हर बार महीने की पहली तारीख को सैलरी और पेंशन मिल जाते थे। यह पहली बार है कि कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। हमें पता चला है कि कर्मचारियों को 5 सितंबर तक वेतन मिलेगा और जो पेंशनर्स हैं 10 सितंबर तक उनको पेंशन मिलेगी। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह कांग्रेस की नीतियों का कमाल है बॉस। जो लोग खटाखट, राहुल गांधी कह रहे हैं ना, खटाखट पैसा आएगा। अरे खटाखट तो आने से रहा, जो आ रहा था वो भी अटक रहा है। और आज हिमाचल प्रदेश सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं। लेकिन इस पर भी हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के सुर बार बार बदलते रहे। सीएम सुक्खू को सुनिए, 3 अलग अलग बयान दे चुके हैं। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। आर्थिक संकट नहीं है भैया, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब भैया कौन सा वाला बयान सुनना है वो बता दीजिए। विधानसभा में खड़े होके कुछ, बाहर आके कुछ। हिमाचल प्रदेश की हालत इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए 10 गारंटी जारी की। कांग्रेस ने सितंबर 2022 में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, हर महिला को 1500 रुपए महीने देंगे, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा 4 गुना कर देंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, न जाने और क्या क्या। तब कांग्रेस ने दावा किया था कि ये 10 गारंटीज बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट से चर्चा करके तैयार की गई। सुनिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को, फिर इन गारंटियों की सच्चाई भी बताता हूं। सोच समझकर ये 10 गारंटियां बनाने के वक्त भी उससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कई लोगों के साथ सलाह मशविरा हुआ। ऐसे ही नहीं कि 1.5 आदमियों की सरकार नहीं होती हमारे यहां सब लोग मिलकर एक्सपर्ट से बात करके और फिर अपनी 10 गारंटी देते हैं। सोचिए वो एक्सपर्ट्स कैसे होंगे जिनके वजह से आज जो है लोग पूछ रहे हैं कि मेरी सैलरी कब आएगी, मेरा पेंशन कब आएगा। दरअसल कांग्रेस की रेवड़ी वाली योजनाओं से कैसे हिमाचल प्रदेश कंगाल होता गया, कैसे हिमाचल प्रदेश पर बोझ बढ़ता गया, इसके बारे में बताता हूं। 5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने का वादा, इस पर सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च है। पुरानी पेंशन योजना शुरू की, इस पर सालाना 1000 करोड़ रुपए का खर्च है। और फिलहाल हिमाचल में 1,89,466 पेंशनर है। 2031 तक यह बढ़कर 2,38,827 पेंशनर्स हो जाएंगे। इससे पेंशन पर खर्च 20,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। 2023-24 में इस पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब यह योजना बंद कर दी गई है।
हिमाचल में प्रति व्यक्ति कर्ज 1,17,000 रुपए है, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। यानी कांग्रेस के अर्थशास्त्र ने हिमाचल प्रदेश की हालत पतली कर दी। लेकिन कांग्रेस को शायद इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में तो आ गए। अब देखेंगे आगे। यही हम आपको पहले भी कह रहे थे कि बॉस पूछो तो कि दोगे कहां से, लेकिन पहले कुर्सी मिली। अब 5 साल तो हैं, 5 साल बाद देखेंगे। यही फॉर्मूला राहुल गांधी अब पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसी साल मई में हिमाचल प्रदेश में ही राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे खटाखट योजना से गरीबी दूर हो जाएगी। सुनिए जरा भाई साहब को। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। हाँ, दुगना कर देंगे। बोलने में दुगना क्या, तिगुना करने में क्या जाता है। 5 तारीख को खटाखट ठकाठक झकाझक जो कहना कह लीजिए, वो आना तो दूर, यहां से सैलरी नहीं आ रही बॉस, और ले लीजिए खटाखट ठकाठक। इंडी गठबंधन ने वोट पाने के लिए जो खटाखट फॉर्मूला अपनाया हुआ है, उससे वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन खटाखट फॉर्मूला अर्थव्यवस्था को सफाचट कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की डेट में हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। खैर, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ना समझे। पाठशाला में अब अगली